गहरी रात का सन्नाटा, केवल एक टिमटिमाते स्ट्रीट लैंप की रोशनी और बहती नदी की हल्की हल्की आवाज। ब्रिज के किनारे ठंडी हवा में वह लड़का, जिसका नाम अभी अनजान है, अपने मोबाइल की नीली स्क्रीन में डूबा हुआ है। स्टॉक मार्केट के ग्राफ उसके चेहरे पर निराशा की गहरी लकीरें खींच रहे हैं। लाल रंग की रेखाएं जो हर पल नीचे की ओर गोता लगा रही हैं, जैसे उसकी उम्मीदों को चीर रही हों। उसका चेहरा थका हुआ है, आंखों में नींद की जगह हताशा और गुस्सा चमक रहा है। वह धीमे से बुदबुदाता है, उसकी आवाज में कड़वाहट और थोड़ा सा मजाक। हर बार हर बार जब मैं कोई स्टॉक खरीदता हूं, ये नीचे क्यों चला जाता है? क्या मैं शापित हूं? उसकी हंसी हवा में गूंजती है, लेकिन उसमें खुशी नहीं, बल्कि एक खोखलापन है। वह अपने फोन को जेब में ठूंसता है और ब्रिज के ठंडे लोहे के बैरियर की ओर बढ़ता है। उसकी परछाई लंबी और टूटी हुई स्ट्रीट लैंप की रोशनी में नदी की सतह पर कांपती है, जैसे उसका अंदरूनी द्वंद बाहर छलक रहा हो। वह रुकता है, उसका दिल तेजी से धड़कता है। वह बैरियर पर हाथ रखता है, उसकी उंगलियां ठंडे लोहे को कसकर पकड़ती हैं। फिर एकाएक वह बैरियर पर चढ़ जाता है। हवा अब और तेज लग रही है, उसके बाल उड़ रहे हैं और नीचे नदी की गहराई उसे निगलने को तैयार दिखती है। वह ऊंची आवाज में, लगभग चीखते हुए कहता है, क्या मुझे बस यहां से कूद जाना चाहिए? क्या यही जवाब है? उसकी आवाज में गुस्सा, दर्द और एक अनकही मायूसी है। वह नीचे देखता है। नदी की सतह पर उसकी परछाई अब और गहरी और डरावनी लग रही है, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति उसे घूर रहा हो। तभी एक पल के लिए हवा रुक सी जाती है। उसकी सांसें तेज हैं, उसका दिल जैसे बाहर निकलने को बेताब। वह आंखें बंद करता है और एक आंसू उसकी ठुड्डी से टपक कर नदी में मिल जाता है। उफ! वह फुसफुसाता है, जैसे वह खुद से ही हार मान रहा हो। लेकिन तभी कहीं दूर से एक आवाज आती है, शायद हवा का झोंका, शायद कुछ और। यह आवाज उसे रोकती है और कहानी का पहला चैप्टर एक रहस्यमयी सवाल के साथ खत्म होता है। क्या वह कूदेगा या कोई उसे बचा लेगा? पिछले एपिसोड की गूंज अभी भी हवा में थी। ठंडी स्याह रात में पुल के ऊपर खड़ा वह लड़का अभय अकेला था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। लेकिन नहीं, कोई नहीं था। वह आवाज, वह सिर्फ उसके दिमाग का वहम थी। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, जैसे उसे याद दिला रही हो कि वह अभी भी जीवित है। खुदकुशी? उसने धीमी कांपती आवाज में बुदबुदाया। नहीं, ये सही नहीं है। उसका मन उलझन में था। एक तरफ जिंदगी की हल्की सी उम्मीद, दूसरी तरफ वह गहरा अंधेरा जो उसे खींच रहा था। उसने धीरे धीरे ब्रिज के बैरियर से अपने कदम पीछे खींचे, जैसे हर कदम के साथ वह अपने डर को पीछे छोड़ रहा हो। मुझे मुझे घर जाना चाहिए, उसने खुद को समझाया, जैसे वह अपने ही दिल को यकीन दिला रहा हो। तभी उसका मोबाइल, उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा, जिसमें उसकी मां की तस्वीर थी, उसके पसीने से भीगे हाथों से फिसल गया। नहीं! उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। मोबाइल हवा में लहराता हुआ नीचे की ओर गिरने लगा। अभय की आंखें डर से फैल गईं। वह बिना सोचे समझे बैरियर पर वापस चढ़ गया। उसका शरीर हड़बड़ाहट में कांप रहा था। मेरा मोबाइल! उसकी चीख रात के सन्नाटे को चीर गई। उसने अपनी पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया और आखिरकार उंगलियों के बीच वो मोबाइल आ गया। पकड़ा गया! उसने हांफते हुए कहा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर विजय की हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन वह क्षण क्षण भंगुर था। मोबाइल को पकड़ने की धुन में वह भूल चुका था कि वह कहां खड़ा है। उसका पैर फिसला, हवा में उसका शरीर डगमगाया और उसका दिल डर के मारे जोर से चीखा। वह नीचे की ओर गिरने लगा, पुल के नीचे, गहरे अंधेरे में। उसकी आंखों में एक आखिरी बार उसकी मां की तस्वीर कौंधी और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। इसी के साथ यह चैप्टर अपनी चरम सीमा पर थम गया, जहां अभय की जिंदगी और मौत के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। पिछले चैप्टर की हवाओं का राग अभी भी हृदय में गूंज रहा था। तेज हवा, जो पेड़ों को झकझोर रही थी, अब शांत हो चुकी थी और उसकी जगह एक मुलायम सरसराहट ने ले ली थी। नदी का किनारा, जहां पानी की लहरें पत्थरों से टकराकर एक उदास धुन बजा रही थी, अब सामने था। पानी की सतह पर चांदनी की किरणें टिमटिमा रही थीं, मानो कोई रहस्य छिपा हो।
अचानक एक कमजोर सांस के साथ वो लड़का रोहन बेहोशी के अंधेरे से बाहर निकला। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और ठंडी गीली मिट्टी का स्पर्श उसकी हथेलियों में महसूस हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई डरावना सपना अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। उफ, उसने कराहते हुए कहा, क्या मैं नदी में गिरने के बाद बेहोश हो गया था? रोहन ने अपने चारों ओर देखा। नदी का प्रवाह अब धीमा था, लेकिन उसकी ठंडक अभी भी उसकी हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थी। पेड़ों की छायाएं अंधेरे में नाच रही थीं, और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। वो अब उस जगह पर नहीं था जहां वो पहले था। ये किनारा अनजान था, पत्थरों से भरा, जंगली झाड़ियों से घिरा और एक अजीब सी शांति से लिपटा हुआ। मैं कहाँ हूँ? उसने कांपती आवाज में बुदबुदाया। उसका मन भय और आश्चर्य के बीच झूल रहा था। उसने अपने शरीर की ओर देखा और एकाएक उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ठंडी हवा उसकी त्वचा को चुभ रही थी और शर्मिंदगी ने उसके दिल को जकड़ लिया। मेरे कपड़े कहाँ हैं? उसने चिल्लाकर कहा, उसकी आवाज में घबराहट और बेबसी साफ झलक रही थी। तभी पास की झाड़ियों से एक हल्की सी खटपट हुई। रोहन का दिल जोर से धड़का। उसने अपनी बाहों को सीने पर लपेट लिया, जैसे खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। कौन है वहां? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। तुम जाग गए, बेटा, एक गहरी, दयालु आवाज गूंजी। रोहन ने घबराकर उस दिशा में देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके चेहरे पर समय की लकीरें और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी सफेद दाढ़ी हवा में हल्के से हिल रही थी और उसकी पुरानी, मटमैली धोती में एक सादगी थी, जो रोहन को एक पल के लिए सुकून दे गई। आप कौन हैं? रोहन ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। जैसे ही रोहन की आंखें खुलीं, एक धुंधली आकृति उसके सामने झुकी हुई थी। ठंडी हवा उसकी गीली त्वचा को छुभ रही थी और उसका सिर दर्द से फट रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक बूढ़े आदमी की कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजी। क्या यही तुमने होश में आते ही कहा, जबकि मैंने तुम्हारी जान बचाई? उस बूढ़े के हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा था, जिसे उसने गुस्से और निराशा के मिश्रित भाव से रोहन की ओर लहराया। लकड़ी हवा में चली और रोहन के कंधे पर हल्के से लगी। रोहन के मुंह से एक दबी हुई आह निकली। उसका शरीर कांप रहा था, न सिर्फ ठंड से, बल्कि उस अनजान भय से जो उसके दिल में उमड़ रहा था। वह हड़बड़ाकर बोला, मां, मैं माफी मांगता हूं और धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी, लेकिन साथ ही एक गहरी उलझन भी। पर मैं वास्तव में हूं कहां? बूढ़े का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं गहरे एक चमक थी, शायद करुणा की या शायद थकान की। वह बोला, पानी में डूबने से तुम्हारा दिमाग जम सा गया है क्या? बताओ, तुम्हें अपना नाम तो याद है? उसकी आवाज में तल्खी थी, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का एक हल्का सा पुट भी। रोहन ने अपनी सांसों को संभाला। उसका मन अतीत की धुंध में खोया हुआ था। हाँ, मेरा नाम रोहन मंडाना है, उसने धीमे से कहा, जैसे अपने ही नाम को टटोल रहा हो। उसकी आवाज में एक खोया हुआ दर्द था, जैसे वह सिर्फ अपना नाम ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी पहचान को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रोहन की नजर उस बूढ़े पर टिकी, जिसके चेहरे पर समय की लकीरें और अनुभव की गहराई साफ झलक रही थी। उस पल में रोहन को कुछ समझ आया। वह मन ही मन मुस्कुराया, एक कड़वी मीठी मुस्कान। यहीं से मेरी और मेरे गुरुजी के रिश्ते की शुरुआत हुई थी, उसने सोचा। उसने याद किया कि कैसे यह बूढ़ा, जो कभी मुरीम उस्ताद के नाम से जाना जाता था, एक समय में मार्शल आर्ट की दुनिया का सितारा था। लोग उनके नाम से कांपते थे, उनके कारनामों की कहानियां गूंजती थीं। लेकिन अब वह इस जंगल में, दुनिया से दूर, एक साधारण बेफिक्र जिंदगी जी रहे थे। उनके चेहरे पर अब वह गर्व नहीं था, बल्कि एक शांत उदासी थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देख लिया हो, बहुत कुछ खो दिया हो। रोहन के दिल में एक गहरी कृतज्ञता उमड़ी। मेरे गुरुजी ने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे अपने पास रखा, मुझे मुरीम कला सिखाई, भले ही मैं कितना अकुशल हूं, उसने सोचा, और उसकी आंखें नम हो आईं। वह जानता था कि वह कभी अपने गुरु की तरह परिपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन गुरुजी की नजरों में उसके लिए जो विश्वास था, वही उसे आगे बढ़ने की ताकत देता था। कई साल बाद रोहन को अपने गुरुजी के बारे में एक गहरा सच पता चला। वह सच क्या था, यह तो अभी अनकहा था, लेकिन उस पल में रोहन के मन में सिर्फ एक भावना थी, अपने गुरु के प्रति
अटूट श्रद्धा और प्यार। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसकी आंखों के सामने जंगल की हरियाली, गुरुजी की सख्त मुस्कान और वह लकड़ी का टुकड़ा फिर से उभर आया। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा की जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी।